जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम सॉन्ग को देखते हैं जो कि एयरपोर्ट पे होता है और वो कॉल पे फ्रंटमैन से बात कर रहा था। फ्रंटमैन उससे कहता है कि उसे प्लेन में बैठ के अपनी बेटी से मिलने जाना चाहिए था, लेकिन वो बेवकूफ़ी कर रहा है जो वो उन्हें ढूंढने आ रहा है। सॉन्ग उससे कहता है कि उसने कई सारे मासूमों लोगों को इस गेम के ज़रिए मारा है और वो उसे ढूंढ के एक ना एक दिन ज़रूर बदला लेगा। उसके बाद वो सोल जाता है और उसने अपनी ज़िंदगी का एक ही मकसद बना लिया था कि जिसने भी वो गेम बनाया है वो उसे जान से मार डालेगा ताकि वो और मासूम लोगों को गेम के ज़रिए ना मार सके। वो एक पेपर कटर खरीद के एक वॉशरूम में जाता है जहाँ पे अपने कान के पीछे से वो शिप को बाहर निकाल के फेंक देता है ताकि वो गेम के लोग उसे ट्रैक ना कर पाएँ। उसके बाद हमें जिन्हो दिखाया जाता है जिसे फ्रंटमैन ने गोली मार दी थी और वो समुद्र में गिर गया था, लेकिन उसकी जान बच गई थी और वो हॉस्पिटलाइज्ड था कि उसे गिरने के बाद एक मछुआरे ने उसकी जान बचा ली थी। वो उठता है और वो याद करता है कि जब उस बंदे ने अपना मास्क हटाया था तो उसने देखा था कि उस मास्क के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसका भाई इन्हो था, यानी कि उसका भाई इन्हो ही फ्रंटमैन था। उसके बाद हमें 2 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पे जुन्हो ने ट्रैफिक पुलिस की नौकरी ज्वाइन कर ली थी और वो अब भी उस आइलैंड की तलाश में था जहाँ पर वो गेम खिलाया गया था, लेकिन वो आइलैंड उसे कहीं पर भी नहीं मिल पा रहा था। उसका बॉस उससे मिलने के लिए आता है जहाँ वो उसे बताता है कि उसे अभी तक वो आइलैंड नहीं मिला है। तो उसका बॉस उससे कहता है कि ये बस उसकी मनगढ़ंत कहानी है और कुछ भी नहीं। उसके कहने के मुताबिक वहाँ पे जो लोग मरे थे उनकी बॉडीज़ भी उन्हें नहीं मिली हैं, लेकिन जुन्हो उससे कहता है कि वो कोई पागल नहीं है। वो ट्रैफिक पुलिस में इसीलिए आया है क्योंकि यहाँ पर सुकून है और यहाँ पे जो क्राइम करता है वो तुरंत पकड़ा जाता है और उसको वो लोग फ़ाइन लगा देते हैं। लेकिन पुलिस की नौकरी में कातिल भाग निकलता है और वो कातिल को पकड़ भी नहीं पाते हैं। उसकी शिफ्ट खत्म होने के बाद जब वो चेंजिंग रूम में जाता है तो वो उस इंसिडेंट को याद करता है जब उसके भाई फ्रंटमैन ने उसे गोली मारी थी, जिन्होंने उस पर गन तानी थी और उसे शूट कर दिया था। लेकिन जब फ्रंटमैन ने अपना मास्क हटाया तो उसने देखा था कि वो उसका भाई इन्हो है और इन्होंने उसके कंधे पे शूट करके उसे समुद्र में फेंक दिया था। इधर सॉन्ग पिंक होटल नाम के एक अबैंडन्ड होटल में रह रहा था क्योंकि गेम के बाद उसके पास इतने सारे पैसे थे और उसने वो होटल ही खरीद लिया था। वो 2 साल से उन लोगों के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा था जो कि वो गेम बनाए थे, लेकिन उसको अभी तक किसी का भी पता नहीं चल पाया था। तभी सॉन्ग के दरवाजे पर कोई आता है और जब वो दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है कि उसके सामने फ्रंटमैन खड़ा है और उसके दोनों हाथों में उसके दोस्तों के कटी हुई गर्दन है। ये देखकर वो उस पर गन तान देता है और उसे शूट कर देता है, लेकिन तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं क्योंकि वो ये एक सपना देख रहा था। तभी उससे मिलने के लिए किम आता है जो कि उसके लिए काम करता था और किम को उसने हायर किया था उन लोगों को ढूंढने के लिए। किम को उसकी हर एक बात पे यकीन था कि सच में ऐसा कोई गेम है, इसीलिए वो उस पर विश्वास करके उन लोगों को ढूंढ रहा था और इसके लिए सॉन्ग उसे ढेर सारे पैसे भी दे रहा था। सॉन्ग उसे बताता है कि अब वो दिन आने वाला है जब वो पोस्टमैन आएगा और लोगों को गेम खिलाएगा और उसे गरीब लोगों को ही चूज़ करता है, इसीलिए वो अपने आदमियों को बढ़ा ले ताकि वो उसे ढूंढ पाएँ। वो बंदा सबसे पहले उसे मेट्रो में मिला था और उन्हें उस बंदे को ढूंढना पड़ेगा ताकि वो बाकी लोगों तक पहुंच सके। वो किम को ढेर सारे पैसे देता है और किम अपने राइट हैंड के पास जाता है जहाँ पर उसकी सारी टीम मौजूद थी। किम का जो राइट हैंड था वो उसे अपना भाई मानता था और उसके राइट हैंड की शादी किम ने ही अपने पैसों से कराई थी। किम उन सबको बताता है कि उन्हें और भी लड़के बढ़ाने होंगे क्योंकि उस बंदे को ढूंढने के लिए उन्हें और मैन पावर चाहिए और जो कोई भी उस बंदे को ढूंढेगा उसे वो $500 मिलियन देगा। अगली सुबह जुन्हो उस मछुआरे के पास जाता है जिसने उसकी जान बचाई थी और वो एक आइलैंड को मार्क करता है और उसे वहाँ पर चलने के लिए कहता है और वो बंदा उसकी बात मान के उस आइलैंड पे जाता है, लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। इधर किम ने और भी लड़के बुला लिए थे और उनसे उसने कहा था कि वो हर एक मेट्रो स्टेशन पे रहें। उनको एक सूट वाला बंदा ढूंढना है जिसके हाथ में एक ब्रीफ केस होगा और वो लोगों से एक स्लैप वाला गेम खेल रहा होगा। उन्हें उस बंदे का पीछा करना है और बॉस को इन्फॉर्म करना है। अब सभी बंदे अलग अलग मेट्रो स्टेशन पे चले जाते हैं उसे ढूंढने के लिए, लेकिन पूरे दिन ढूंढने के बाद भी वो बंदा उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलता। सॉन्ग एक कार में बैठकर उनसे सारी अपडेट्स ले रहा होता है ताकि उसे इन्फॉर्मेशन मिलते ही वो तुरंत मेट्रो स्टेशन भाग सके। इधर जंगो भी जब उस आइलैंड पे जाता है तो उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता और अगले दिन वो दूसरे आइलैंड पे ट्राई करता है और इधर किम की टीम भी अगले दिन लग गई थी उस बंदे को ढूंढने के लिए। ऐसे ही करते करते कई दिन बीत जाते हैं और वो बंदा उन्हें नहीं मिलता है। लेकिन एक दिन जब किम और उसका साथी एक मेट्रो स्टेशन पे बैठे होते हैं तो उसका साथी किम से पूछता है कि आखिर उसे सॉन्ग की बात पे इतना विश्वास क्यों है, हो सकता है कि वो उन्हें पागल बना रहा हो। लेकिन किम उससे कहता है कि सॉन्ग इतने सारे पैसे उन्हें दे रहा है और इसीलिए उसकी बात में उसे सच्चाई लगती है। तभी अचानक उन्हें स्लैप की आवाज़ आती है और वो अपने सामने उस कोट वाले पोस्टमैन बंदे को देखते हैं जो कि एक गरीब को गेम खिला रहा था और उसे स्लैप कर रहा था। वो दोनों उसकी फ़ोटो सॉन्ग को भेज देते हैं और सॉन्ग अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और तुरंत उनके बताए हुए लोकेशन पे जाने लगता है। अब वो कोट वाला बंदा तुरंत बाहर चला जाता है और किम और उसका साथी उसका पीछा कर रहे थे।
इधर जिस बंदे को वो थप्पड़ पड़ा होता है उसे वो कोट वाला बंदा अपना कार्ड भी दे कर गया था और वो कार्ड उसी गेम का था। तभी उसे जुनही नाम की लड़की का कॉल आता है, लेकिन वो उसके कॉल को नहीं उठाता और हम जुनही को देखते हैं जो कि डॉक्टर के पास आई हुई थी और उसके हाथ में भी हम उसी कार्ड को देख पाते हैं। इधर कोट वाला बंदा एक बेकरी में जाता है और वहाँ से 100 बन्स को खरीदता है और उसके बाद वो एक शॉप में जाता है जहाँ से वो 100 लॉटरीज को खरीदता है। उसके बाद वो एक पार्क में जाता है जहाँ पर ढेर सारे गरीब लोग मौजूद थे और उसे कहता है कि वो भूख और किस्मत में से किसी एक को चूज़ करे। अगर उसने भूख चूज़ किया तो वो बन उठाए और वो खाकर उसकी भूख दूर हो जाएगी, लेकिन अगर वो किस्मत चूज़ करता है तो वो लॉटरी के टिकट को स्क्रैच करे और अगर उसकी किस्मत चमक गई तो वो सारे पैसे उसके हो जाएंगे। अभी सुन के वो बंदा लॉटरी सेलेक्ट करता है और जब उसे स्क्रैच करता है तो उसके नंबर मैच नहीं करते। उसके बाद वो वहाँ मौजूद सभी गरीब लोगों को वो देता है, जिसमें से ज़्यादातर लोग भूख नहीं बल्कि वो किस्मत सेलेक्ट करते हैं और किसी की भी किस्मत में वो पैसे नहीं लिखे थे जिसकी वजह से वो नहीं जीत पा रहे थे। अब वो बंदा तुरंत सारे बंस को नीचे फेंक देता है और उन सभी गरीब लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने भूख को चूज़ नहीं किया और उनकी वजह से सारा खाना अब वेस्ट हो जाएगा। ये कह के वो उन सभी बंस पे अपना पैर रख देता है और उन्हें कुचल देता है। किम और उसका साथी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद ये आदमी पागल है। इधर सॉन्ग बहुत तेज़ गाड़ी चला रहा था जिसकी वजह से ट्रैफिक पुलिस ने उसे रोक लिया था और उन ट्रैफिक पुलिस में से एक बंदा जुनहो था। जुनहो अपने साथी को कहता है कि वो उसका चालान काट कर आए और जब वो बंदा उसका चालान काटता है तो सॉन्ग तुरंत वहाँ से निकल जाता है। ये देखकर वो पुलिस वाला जुनहो के पास आता है और उसे बताता है कि ये आदमी उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा कि किसी गाड़ी में टैब भी खुला था और 2-4 फ़ोन्स भी थे। ये सुन के जुनहो हैरान हो जाता है और वो उसका नाम पढ़ता है और वो नाम उसे काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर लगता है। जब किम और उसका साथी उस कोट वाले बंदे का पीछा कर रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि वो एक सुनसान जगह पर जा रहा है। किम अपने साथी से कहता है कि उन्हें उसे पकड़ना होगा, नहीं तो कहीं छूट जाएगा और सॉन्ग उन्हें पैसे नहीं देगा। इसीलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं उसे पकड़ने का, लेकिन जब वो उसे पकड़ने के लिए जाते हैं तो वो बंदा उन दोनों पर अटैक कर देता है और उन्हें किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। इधर जुनहो कंप्यूटर में सॉन्ग के बारे में पता करता है और जब उसकी फ़ोटो देखता है तो उसे याद आता है कि वो उससे मिल चुका है क्योंकि एक बार उसने उससे मदद मांगी थी। इधर सॉन्ग जब उनके दिए हुए लोकेशन पे पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर खून है, जिससे वो समझ जाता है कि उस बंदे ने उन्हें किडनैप कर लिया है और हम ऊपर खड़े उस बंदे को देख पाते हैं जो कि उसे घूर रहा था। इधर किम और उसके साथी की जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाते हैं और वो अपने सामने उस बंदे को देखते हैं जो कि उनसे कहता है कि वो उन्हें जीने का एक चांस देगा। वो उनके साथ एक गेम खेलेगा जो कि रॉक पेपर सीजर होगा, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है कि जो भी हारेगा वो उसी कनपट्टी पे गन रख के गोली चलाएगा और अगर उसके अंदर गोली हुई तो वो मर जाएगा। वो उस रिवॉल्वर के 6 राउंड में नहीं बल्कि सिर्फ 1 राउंड में गोली डालता है और उसके बाद वो उनसे वो गेम खिलाता है, लेकिन लास्ट राउंड तक वो दोनों टिक जाते हैं और जब लास्ट राउंड होता है तो किम अपने हाथ पीछे कर लेता है, यानी कि उसने वो गेम नहीं खेला था और वो डिस्क्वालीफाई हो गया था क्योंकि वो अपने साथी को अपना छोटा भाई मानता था। उसका साथी ये देख के उससे कहता है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन तभी वो कोट वाला बंदा किम को शूट करके जान से मार डालता है। इधर जुनहो उस गाड़ी के एड्रेस पे पहुंचता है जो कि सॉन्ग चला रहा था और वो जगह किम की थी जहाँ से वो लोग ऑपरेट कर रहे थे। तभी वो वहाँ पर सॉन्ग की भी फाइल को पाता है और उसकी फाइल पढ़कर वो समझ जाता है कि सॉन्ग ने दरअसल किम को हायर किया हुआ है ताकि वो उन गेम वाले बंदों को ढूंढ सके। वहाँ पर सॉन्ग का एड्रेस भी लिखा होता है और वो पिंक होटल में जाने के लिए निकल जाता है। इधर सॉन्ग जब वापस अपने होटल में पहुँचता है तो उसे वहाँ पर वो कोट वाला बंदा मिलता है जो कि उससे मिलने के लिए आया था। सॉन्ग उससे कहता है कि उसे पता था कि वो यहाँ पर ज़रूर आएगा और वो बंदा उससे पूछता है कि वो उसे क्यों ढूंढना चाहता था तो सॉन्ग उसे बताता है कि दरअसल वो उसके जैसे लोगों को जान से मारना चाहता है। वो बंदा कहता है कि मेरे को मार के क्या होगा, मैं तो एक मामूली सा पोस्टमैन हूँ जो कि लोगों को गेम खिलवाता हूँ। ये सुन के सॉन्ग उससे कहता है कि वो उन लोगों का पालतू कुत्ता है और वो उनके इशारों पे नाचता है तभी वो ये काम कर रहा है। ये सुन के उस बंदे को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उससे कहता है कि उसके जैसे कीड़े मकोड़े लोग ही इस गेम को खेलते हैं और उनके लिए उनकी जान कीमती है ही नहीं। वो उसे ये भी कहता है कि वो यहाँ पर उसके साथ गेम खेलने के लिए आया है। इस रिवॉल्वर में वो एक गोली डालेगा और जिसकी भी किस्मत होगी वो बच जाएगा। सॉन्ग ये सुन के उस गेम को खेलने के लिए राज़ी हो जाता है और जब वो इस गेम को खेलते हैं तो सॉन्ग हर बार बच गया था और अब उस बंदूक में सिर्फ लास्ट राउंड ही बचा हुआ था, यानी उसमें गोली थी और अब वो पोस्टमैन मरने वाला था। सॉन्ग उससे कहता है कि उसके मन में ज़रूर ये आ रहा होगा कि वो उसे शूट करके जान से मार डाले क्योंकि उसके लिए अपनी ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी है ना कि ये रूल। ये सुन के वो बंदा उससे कहता है कि उसके जेब में फ्रंट मैन तक पहुंचने का एड्रेस है और उसके बाद वो खुद को शूट करके जान से मार डालता है और इसी के साथ पहला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सेकेंड एपिसोड की शुरुआत में हम जुनहो को देखते हैं जो कि पिंक होटल पहुंच गया था और उसे गोली चलने की आवाज़ आती है
और जब वो अंदर जाता है तो वो उस रूम को ढूंढने लगता है। एक रूम में उसे किम का साथी बंधा हुआ नज़र आता है, तो वो उसे रिहा कर देता है और उससे पूछता है कि सॉन्ग का कमरा कौन सा है। और जब वो उसे सॉन्ग का कमरा बताता है तो वहाँ पर जाने लगता है। इधर सॉन्ग उस मरे हुए पोस्टमैन के जेब से वो एड्रेस निकाल लेता है और तभी जुनहो वहाँ पर आकर उस पर गन तान देता है और उसे कहता है कि वो एक पुलिस वाला है और वो उसे अरेस्ट करने आया है। तभी चोई वहाँ पर आता है और वो जुनहो पे अटैक करके उसे बेहोश कर देता है और सॉन्ग उस पर गन तान के पूछता है कि आखिर वो कौन है। तो बताता है कि उसका नाम चोई है और वो किम के लिए काम करता था, लेकिन उस पोस्टमैन ने किम को जान से मार डाला है और वो उसे अपना बड़ा भाई मानता था। उसके बाद सॉन्ग उस कार्ड पे एड्रेस देखता है जहाँ पर डेट और उस क्लब का नाम लिखा हुआ था जहाँ पे उसे जाना था। उसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो कि कार्निवल फेस्टिवल में काम किया करती थी और वो अपनी गाड़ी में ही रहती थी और वहीं पर सोती थी। एक गार्ड उसको आके उठाता है और उससे कहता है कि यहाँ पे सोना अलाउड नहीं है, तो वो उससे कहती है कि अगले दिन वो यहाँ से चली जाएगी। इधर जुनहो को जब होश आता है तो सॉन्ग उससे उसके बारे में पूछता है, तो वो उससे कहता है कि दरअसल वो उन गार्ड्स में से एक था। उसे याद होगा जब वो गेम खेल रहा था तो उसने उससे उसके भाई के बारे में पूछा था, लेकिन उसे किसी का नाम पता नहीं था, जिसकी वजह से वो उसके भाई को नहीं जान पाया था। वो वहाँ पर सिर्फ अपने भाई को ढूंढने के लिए आया था और उसका कोई मकसद नहीं था उन मासूम लोगों को मारने का। सॉन्ग ये सुन के हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि वो किसी भी तरह फ्रंट मैन तक पहुँचना चाहता है ताकि वो उसे जान से मार सके। जुनहो उससे कहता है कि इस काम में वो उसका साथ देना चाहता है, लेकिन चोई उससे कहता है कि इन पुलिस वालों पे भरोसा करने लायक नहीं है। लेकिन सॉन्ग उसकी बात मान लेता है और उसे अपनी टीम में रख लेता है और उसे कहता है कि अब वो उसकी टीम में आ गया है तो उसे पुलिस की नौकरी छोड़नी पड़ेगी। उसके बाद वो उन्हें अपने रूम में लेकर जाता है जहाँ पर ढेर सारे पैसे पड़े हुए थे जो कि उसने उस गेम से जीते थे। वो उन्हें वहाँ पर गन्स भी दिखाता है और उन्हें प्रैक्टिस रूम भी दिखाता है और उनसे कहता है कि अब उनका सिर्फ एक ही मकसद है ताकि वो इस गेम को मिटा सके, जिससे कि और मासूम लोग उसमें पार्टिसिपेट ना करें और मरे ना। अगले दिन हमें एक कार्निवल दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो कि कॉस्ट्यूम रूम में आती है एक बनी से मिलने के लिए और वो उस बनी को अपना ड्राइंग दिखाती है जिसमें उसने अपने आप और उस बनी को बनाया था। तभी उसका पिता वहाँ पर आता है और उसे ले जाता है और जब वो बनी अपना मास्क हटाती है तो हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि वही लेडी है जो कि कल रात पार्किंग में सो रही थी। एक बंदा उन्हें बताता है कि दरअसल इसका पिता एक आर्टिस्ट है जो कि यहीं पर काम करता है और उसकी बेटी को ब्लड कैंसर है और वो बहुत ही गरीब है, जिसकी वजह से वो पैसे इकट्ठा नहीं कर पा रहा है उसके इलाज के लिए। जब वो लेडी ये सुनती है तो उसे उस पर काफ़ी ज़्यादा दया आती है। इधर सॉन्ग सेब्योक के घर के बाहर जाता है और वो वहाँ पर एक बूढ़ी लेडी को देखता है जो कि उसके पोते को खाना खिलाने के लिए ले जा रही थी। उसके बाद वो एक डिटेक्टिव के पास जाता है जहाँ पर वो उसे सेब्योक की फ़ोटो दिखाता है और उसे कहता है कि उसके साथ जो खड़ी है वो उसकी माँ है जो कि जेल से सज़ा काट कर वापस आई है। वो डिटेक्टिव उससे ये भी कहता है कि सेब्योक का उस पर बहुत ज़्यादा एहसान है और वो उसके लिए कोई भी काम करने के लिए तैयार है। उसके बाद सॉन्ग उसे सेब्योक के भाई का पता देता है और उसे कहता है कि उसका छोटा भाई यहाँ पर रहता है और अगर कभी उससे उसकी मुलाकात ना हो पाए तो वो तुरंत इस नंबर पर कॉल कर दे। उसके जाने के बाद वहाँ पर वो कार्निवल में काम करने वाली लेडी भी आती है जो कि डिटेक्टिव को पैसे देती है और उसे उसके 1 साल के बेटे को ढूंढने के लिए कहती है। लेकिन डिटेक्टिव उससे कहता है कि उसका 1 साल का बेटा अब न जाने कहाँ पर होगा। उस लड़की का नाम नोयूल होता है और उसे कहती है कि वो किसी भी तरह उसके बच्चे को ढूंढे क्योंकि उसने बहुत कोशिश करी उसे ढूंढने की, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिली। और वो एक ऐसी माँ है जो कि अपने बच्चे को छोड़कर यहाँ पर भाग कर आ गई है क्योंकि उसने एक सुपीरियर ऑफिसर को गोली मारी है। ये कह के वो उससे माफ़ी मांगता है और उसे कहता है कि बस उसकी ज़ुबान से निकल गया। रात को नियोल जब अपनी कार में बैठी होती है तो वहाँ पर एक बंदा आता है जो कि उस गेम का उसे वो कार्ड देता है। इधर जुनहो अपने भाई की वाइफ के ग्रेव के पास जाता है और वहाँ पे फूल चढ़ाता है और उसकी माँ ने ही उसे वहाँ पर भेजा था ताकि वो अपने भाई से मिल सके, लेकिन उसका भाई इन्हो वहाँ पर नहीं आया था। वो अपनी माँ को जब ये बताता है तो उसकी माँ रोने लगती है और उसे कहती है कि इन्हो उसका सौतेला भाई है, लेकिन वो इतना अच्छा इंसान है जिसने अपनी किडनी उसको दी थी जिसकी वजह से जुनहो की ज़िंदगी बच पाई थी। लेकिन जब उसकी बीवी परेशान थी तो उसने उसकी हेल्प तक नहीं करी और इस बात का उसे बहुत ज़्यादा पछतावा है। अगली सुबह नोल अपने मालिक के पास जाके उससे कहती है कि वो इस काम को छोड़ रही है और तभी वो वहाँ पर एक एम्बुलेंस को देखती है जो कि उस छोटी सी बच्ची जिसको ब्लड कैंसर था उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जा रही थी। इधर सॉन्ग अपना असली दांत निकलवा के उस पर एक नकली दांत लगवाता है जिसके अंदर GPS था ताकि उसकी टीम उसे ट्रैक कर सके। नूर उस हॉस्पिटल में पहुंचती है और उस लड़की की हालत देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा तरस आती है और फैसला करती है कि वो उस गेम में जाएगी और पैसे कमा कर लाएगी ताकि वो इस लड़की की ज़िंदगी बचा सके। इधर सॉन्ग अपनी बेटी को कॉल करता है और जब उसकी बेटी उसका कॉल उठाती है लेकिन वो उसको कोई भी जवाब नहीं दे पाता और उसकी माँ वहाँ पर आकर फ़ोन काट देती है। उसके बाद सॉन्ग, चोई और जुनहो उस बार के बाहर पहुँचते हैं जहाँ का एड्रेस उस पोस्टमैन ने उसे दिया था।
वो जुनहो को बाहर ही रोकते हैं और उसे कहते हैं कि वो नज़र रखे। तभी जुनहो वहाँ पर पिंक कपड़ा पहने हुए मास्क मैन्स को नोटिस करता है जो कि उस बार के अंदर दाखिल हो जाते हैं और ये देखकर वो उनका पीछा करने लगता है। एक बंदा चोई को बेहोश कर देता है ताकि वो उनका पीछा ना कर सके और दूसरा बंदा सॉन्ग को अपने साथ अपनी गाड़ी में ले जाता है, जहाँ पर सॉन्ग अपने सामने एक स्पीकर को पाता है और स्पीकर की मदद से फ्रंटमैन उससे बात कर रहा था। सॉन्ग उससे कहता है कि वो इस गेम को बंद कर दे वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन फ्रंटमैन उससे कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि उसके जैसे कई सारे गरीब लोग मौजूद हैं जिन्हें पैसों की ज़रूरत है और इस गेम को खेल के कोई भी अमीर बन सकता है। वो लोग कीड़े मकोड़े हैं जो कि पहले से ही गरीब हैं और वो मरने की हालत में होते हैं, लेकिन गेम खेलकर उन्हें एक ऊर्जा मिल जाती है जिसकी वजह से वो पैसे कमा सकें। लेकिन जो लोग इसको नहीं जीत पाते वो मर जाते हैं। सॉन्ग की टीम भी उस गाड़ी के पीछे लगी हुई थी, लेकिन तभी फ्रंटमैन अपने स्नाइपर से उनकी गाड़ी के टायर फोड़वा देता है जिससे वो लोग उसका पीछा नहीं कर पाते। इससे सॉन्ग समझ जाता है कि फ्रंटमैन बिल्कुल भी नहीं चाहता इस गेम को बंद करना। वो उसे कहता है कि उसके गेम में वो फिर से आना चाहता है, तो वो उसे उसके गेम में ले चले और वो फिर से जीत के दिखाएगा और वहीं पे वो उनका पर्दाफाश भी करेगा और उन्हें जान से मार डालेगा। ये सुन के फ्रंटमैन राज़ी हो जाता है और वो वहाँ पर स्मोक छोड़ देता है जिससे कि सॉन्ग बेहोश हो जाता है। जुनहो अपनी टीम से कहता है कि अब उन्हें प्लान बी पे काम करना पड़ेगा और इसीलिए वो अब प्लान बी लागू करते हैं। इधर हम नोयुन को देखते हैं जो कि एक कंटेनर वाले ट्रक में जाती है, जहाँ पर वो पिंक कपड़ा पहनती है और वो मास्क लगाती है और वो ट्रक निकल जाते हैं उन्हें डिलीवर करने के लिए। और इसी के साथ सेकंड एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम चोई और जुनहो को देखते हैं जो कि सॉन्ग के दांत में लगे जीपीएस की मदद से उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। उन दोनों को एक आइलैंड का लोकेशन मिलता है तो वो दोनों वहाँ पर जाने के लिए निकल जाते हैं। इधर सॉन्ग की जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को कंटेस्टेंट्स के साथ पाता है और देखता है कि वो वापस उस गेम में आ चुका है। वहाँ पर टोटल 456 प्लेयर्स होते हैं और तभी वहाँ पर पिंक हुडी पहने सोल्जर्स आते हैं जो कि उन्हें गेम्स के रूल बताते हैं और उनसे कहते हैं कि आखिरी में जो भी बचेगा उसे $45.6 बिलियन मिलेंगे। अब इतना सारा पैसा सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन उन्हें इस बारे में पता नहीं था कि इस गेम को खेलने के दौरान उनकी जान भी जा सकती है। उन नए प्लेयर्स में वहाँ पर एक माँ बेटे की भी जोड़ी आई होती है क्योंकि वो दोनों अक्सर बहुत ज़्यादा कर्जे में थे और उसकी माँ भी अपने बेटे के कर्जे चुकाने में मदद करने के लिए वहाँ पर आई थी। उसका बेटा अपनी माँ से कहता है कि उसे यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसकी माँ उससे कहती है कि उसके अलावा इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर आई है उसकी मदद करने के लिए। हम वहाँ पर जून नाम की उस प्रेग्नेंट लड़की को भी देख पाते हैं जो कि हमें सेकेंड एपिसोड में दिखाई गई थी और वो भी यहाँ पर आई थी उस गेम को खेलने के लिए ताकि वो अपने बच्चे को पैदा करके उसे अच्छी ज़िंदगी दे सके। हम वहाँ पर उस बंदे को भी देख पाते हैं जो कि जून का दोस्त था और क्रिप्टो करेंसी में पैसे लगाया करता था और कई सारे लोग उसकी वीडियोस देखकर बहुत ही प्रभावित हो गए थे, जैसे कि उन्होंने क्रिप्टो में पैसे लगा दिए थे लेकिन सारे पैसे उनके डूब गए थे। उसके 2-3 फॉलोअर्स भी वहाँ पर मिल जाते हैं, जिसमें से एक रैपर था जिसका नाम थैनोस होता है और वो उससे कहता है कि उसकी वजह से उसने बहुत सारे पैसे गंवाए हैं, तो यहाँ से अगर पैसा जीतता है तो वो उसके पैसे वापस करेगा। उसके बाद उन सभी लोगों से वहाँ पर फॉर्म में साइन कराया जाता है। वहीं पे सॉन्ग को उसका दोस्त जुंगबे भी दिखता है जो कि वहाँ पे वो गेम खेलने के लिए आया था। सॉन्ग उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आया है, तो वो उससे कहता है कि उसे पैसों की सख्त ज़रूरत है। उसके बाद सॉन्ग उससे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा उसके पीछे ही रहे। उसके बाद इन सभी प्लेयर्स को पहला गेम खेलने के लिए भेजा जाता है और उस गेम का नाम था रेड लाइट एंड ग्रीन लाइट। वो अपने सामने उस मैदान में उस डॉल को देख पाते हैं और उसके आगे 2 सोल्जर्स भी खड़े थे। वहीं पे थैनोस को एक लड़की पसंद आती है तो वो उससे बात करने लगता है और उससे कहता है कि अगर वो उसकी टीम में रहेगी तो वो ज़रूर जीतेंगे। उसके बाद उन सभी को वहाँ के इंस्ट्रक्शंस बताए जाते हैं। इधर जुनहो और चोई जब उस लोकेशन पे पहुँचते हैं जहाँ पर उन्हें वो जीपीएस दिखा रहा था, तो वो देखते हैं कि वहाँ पर एक मछुआरा है जो कि मछली पकड़ रहा है और वो उस जीपीएस को उसके मछली वाले टैंक में पाते हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि उन बंदों को पहले से ही पता था कि उसके दांत में जीपीएस है। इधर सॉन्ग को अपना वो नकली दांत हल्का सा लग रहा होता है और जब वो उसे निकालता है तो देखता है कि उसके अंदर जीपीएस ही नहीं है और ये देखकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि अब उसकी टीम उस तक नहीं पहुंच सकती थी। सॉन्ग तभी सबसे आगे जाता है और सभी प्लेयर्स से कहता है कि यहाँ पे वो लोग मर सकते हैं। उस डॉल की आंखों में मोशन डिटेक्टर्स लगे हुए हैं और जिस किसी को वो हिलते हुए डिटेक्ट कर लेगी उसे गोली मार के मार दिया जाएगा। ये सुन के कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता और वो लोग उससे कहते हैं कि वो बकवास ना करे, लेकिन जैसे ही गेम शुरू होने लगता है तो वो सबको स्टैचू और रिलीज़ कहता है जिससे कि वो उसकी बात मानने लगते हैं। और सही बात है, इन्हों अपने कैबिन में बैठा हुआ देख रहा था। तभी एक लड़की के ऊपर मधुमक्खी आ जाती है जिससे कि वो डर जाती है और हिल जाती है और उसे तुरंत माथे पर शूट करके मार दिया जाता है।
ये देखकर थेनोस हैरान हो जाता है और वो लोग समझ जाते हैं कि उनकी जान सच में जा सकती है, और जो कोई भी हिल रहा होता है उन सबको एक एक करके वो लोग मारने लगते हैं। वो सभी सॉन्ग का इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं और किसी तरह वो सभी आगे बढ़ते हैं, और हम नोयू को भी वहाँ पर देखते हैं जो कि एज अ सोल्जर वहाँ पे स्नाइपिंग कर रही थी, यानी वही उन मासूम लोगों को जान से मार रही थी। कुछ प्लेयर्स मर जाते हैं और कुछ प्लेयर्स उस लाइन को क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन सॉन्ग देखता है कि एक प्लेयर उससे मदद मांग रहा है और तब सिर्फ 4 सेकंड बचे होते हैं टाइम खत्म होने में। लेकिन सॉन्ग और एक लड़की किसी तरह उसे अंदर ले आते हैं, लेकिन नोयू जब ये देखती है तो वो उस बंदे को शूट करके मार डालती है। उसका साथी उससे पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, तो कहती है कि वो हिल गया था और रूल के मुताबिक उसकी मौत होनी चाहिए थी। तभी नोयू वहाँ पे उस आदमी को भी देखती है जिसकी बेटी को ब्लड कैंसर था, और वो आदमी वहाँ पर आया था उस खेल को जीत के प्राइज मनी लेने के लिए ताकि वो अपनी बेटी का इलाज करा सके। इधर शोई अपनी टीम से पूछता है कि आखिर उनके बीच में गद्दार कौन है। किसी ने जरूर ये खबर दी होगी कि सॉन्ग के दांत में जीपीएस है, तभी उन लोगों ने उस जीपीएस को निकाल के कहीं और रख दिया। इधर सभी लोग जब अपने रेस्ट करने वाली जगह पर आते हैं तो सभी प्लेयर्स बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। तभी सोल्जर्स वहाँ पर आकर उन्हें बताते हैं कि अब सिर्फ 365 प्लेयर्स ही बचे हुए हैं और वो लोग अगले गेम के लिए तैयार हो जाएं। तभी वो बूढ़ी लेडी उनसे माफ़ी मांगती है और उनसे कहती है कि उन्हें ये गेम नहीं खेलना है, और ऐसे करते करते कई सारे प्लेयर्स ऐसा बोलने लगते हैं। लेकिन वो सोल्जर उनसे कहता है कि अगर वो इस गेम में आए हैं तो ऐसा नहीं। लेकिन तभी सॉन्ग वहाँ पे आवाज़ उठाता है और उनसे कहता है कि उनके रूल नंबर 2 में ये लिखा है कि अगर ज़्यादातर प्लेयर्स चाहते हैं इस गेम को छोड़ना तो उन्हें यहाँ से जाने दिया जाएगा। ये सुन के वो सोल्जर कहता है कि बिल्कुल ठीक समझा, लेकिन वोटिंग होने से पहले वो एक बार प्राइज़ मनी को देख लें। जितने भी लोग एलिमिनेट हुए थे उनका प्राइज़ मनी वो उन्हें दिखाता है और उस पैसे को देखकर सभी लोग लालच में आ जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर वोटिंग होने लगती है जिसमें से कई सारे लोग चूज़ करते हैं कि उन्हें गेम नहीं खेलना, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि चूज़ कर रहे थे कि उन्हें ये गेम खेलना है। जब सॉन्ग देखता है कि खेलने वालों की संख्या ज़्यादा हो रही है तो वो सबसे कहता है कि वो पहले ही ये गेम खेल चुका है और यहाँ पर उसके सामने कई सारे लोग मारे गए थे, इसीलिए वो नहीं चाहता कि ऐसा दोबारा हो। लेकिन लोग उससे कहते हैं कि वो यहाँ पर उन्हें डराने के लिए आया है, अगर उसने गेम खेला है तो उनके लिए अच्छा ही है क्योंकि उसे पहले से रूल्स पता होंगे। कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता है, और तभी वो देखते हैं कि आधे प्लेयर ने हाँ किया है और आधे प्लेयर ने ना किया है, और एक प्लेयर बचा हुआ था जिसका वोट बहुत ही कीमती था। वो प्लेयर नंबर 1 था और जब वो वहाँ पर जाता है तो वो हाँ सेलेक्ट कर लेता है, जिससे कि आधे लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि अब वो गेम खेलने वाले थे। तभी हम उस प्लेयर नंबर 1 को देखते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि वो इन्हो होता है जो कि फ्रंट मैन है, और वो प्लेयर बन के यहाँ पर आ गया था उस गेम को खेलने के लिए। इसी के साथ तीसरा एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम सोल्जर्स को देखते हैं जो कि मरे हुए लोगों की लाशों को कॉफिन में लेकर आ रहे थे। इधर बचे हुए लोगों को खाना और पानी दिया जा रहा था और सॉन्ग सभी लोगों की चिंता कर रहा था, लेकिन बाकी सबको सिर्फ पैसों की पड़ी हुई थी। सॉन्ग का दोस्त उससे पूछता है कि उसके पास तो काफ़ी सारे पैसे होंगे तो फिर से इस गेम को खेलने के लिए क्यों आया है। तो सॉन्ग उसे बताता है कि ये पैसों की बात है ही नहीं, वो पैसे खून से रंगे हैं क्योंकि यहाँ पर कई सारे लोग उन पैसों के लिए मारे गए थे और उन पैसों को जीतने के बाद भी वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। तभी प्लेयर नंबर 1 सॉन्ग के पास आता है और उसे कहता है कि वो उसकी स्पीच से काफ़ी इंस्पायर हो गया था, लेकिन उसने ये गेम खेलने के लिए हाँ कर दिया सिर्फ इसीलिए ताकि लोगों को चांस मिल सके पैसे जीतने का। उसके बाद वो उससे पूछता है कि अगला गेम कौन सा होगा, तो वो उन सबको बताता है कि अगला गेम डलगोना होगा, जहाँ पे उन्हें डलगोना के 4 शेप्स दिए जाते हैं और उन चारों शेपों को एकदम अच्छे आकार में तोड़ना होता है, और सबसे आसान उनमें से ट्रायंगल शेप होता है। और उस बूढ़ी औरत का बेटा अपनी माँ को ढूंढने लगता है और जो उसकी माँ होती है वो जून के पास होती है, जो कि उसे बताती है कि दरअसल उसे पता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन अगर वो ऐसे अपने पेट को दबाएगी तो उसके बच्चे को चोट पहुँच सकती है क्योंकि वो दाई रह चुकी है और उसने कई सारे लोगों की डिलीवरी कराई है, और इसीलिए वो उसे देखते ही पहचान गई थी कि वो प्रेग्नेंट है। वो उसे अपने खाने में से उसे अंडा भी देती है खाने के लिए। तभी उस बूढ़ी लेडी का बेटा वहाँ पर आता है और उसे बताता है कि नेक्स्ट जो गेम होने वाला है वो डलगोना होगा और उन्हें ट्रायंगल शेप चूज़ करना है क्योंकि वो सबसे आसान है। जब सॉन्ग और इन्हो वहाँ पे बात कर रहे होते हैं तो डेहो नाम का बंदा वहाँ पर आता है जो कि एक सोल्जर रह चुका था, और जब सॉन्ग का दोस्त ये देखता है तो वो उसे बताता है कि वो उसका सीनियर है। ये देखकर डेहो उसे सल्यूट मारता है और उससे कहता है कि अब वो उसकी टीम में ही रहेगा। इधर रैपर थेनोस उस क्रिप्टो वाले बंदे के पास आ जाता है और वो उसको खाने नहीं देता और उससे कहता है कि उसके पैसे वो वापस करेगा, लेकिन इससे उस बंदे को बुरा लगता है और उन दोनों की लड़ाई होने लगती है। तभी इन्हो उनके बीच में आके उनकी लड़ाई रुकवाने की कोशिश करता है, लेकिन थेनोस उससे कहता है कि अगर उसे अपने बीवी और बच्चे प्यारे हैं तो वो यहाँ से चला जाए। अब इन्हो को इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि हमें सेकंड एपिसोड में दिखाया गया था कि इन्हो की बीवी की मौत हो चुकी थी। इन्हो ये देखकर उसे बुरी तरह पीटता है और उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी वो रुक जाता है और ऐसा नहीं करता।
रात होते ही सभी लोग वहाँ पर सो जाते हैं और इन्हों अकेले सॉन्ग से बात करने के लिए आता है। वो उसे कहता है कि दरअसल उसकी बीवी बहुत ज़्यादा बीमार है और उसकी बीवी प्रेग्नेंट भी है, जिसकी वजह से अगर उसे कुछ हो जाता है तो 2 जानें जाएंगी। इसीलिए वो यहाँ पर आया है उन पैसों को जीतने के लिए, ताकि वो अपनी बीवी और बच्चे की जान बचा सके। इधर बेसमेंट में डॉक्टर्स उन मरे हुए लोगों की लाशों से ऑर्गन्स निकालते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी ऑर्गन काम का नहीं होता। इसीलिए ये खबर वो अपने चीफ के पास पहुँचाते हैं, क्योंकि उनका चीफ था जो कि उन ऑर्गन्स को सप्लाई करता था। उन्हें पता चलता है कि नोउन ने उन सबको मारा है और इसीलिए नोउन को चीफ अपने पास बुलवाता है ताकि वो उसकी क्लास ले सके। वो नोउन से कहता है कि उनके बॉस को इस बारे में नहीं पता है कि वो लोग यहाँ पे ऑर्गन सप्लाई करते हैं और ये काम उसके अंडर में होता है, तो वो ढंग से काम क्यों नहीं कर रही है। उसने उन लोगों को गोली मारी है जिसकी वजह से वो मर गए हैं, लेकिन उनका प्लान था कि वो उन्हें जिंदा रखेंगे और ऑर्गन निकालने के बाद वो मर जाएंगे। लेकिन नोउन उससे कहती है कि वो यहाँ पर लोगों को तड़पा के मारने के लिए नहीं आई है। वो जब नॉर्थ कोरिया से उसे यहाँ पर लाया था तो उसने उससे कहा था कि उसे बस लोगों को मुक्त करना है और वो अपना काम बखूबी कर रही है और मरने के बाद लोगों के ऑर्गन्स निकालना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। चीफ ये सुन के उस पर गुस्सा करता है और उसे कहता है कि नॉर्थ कोरिया से वो इसे यहाँ पर लाया था उसकी जान बचाकर, लेकिन अब वो जो ये कर रही है वो ये करना बंद कर दे। लेकिन नोन उससे कहती है कि वो ऐसे ही काम करती रहेगी और उन सबको जान से मार डालेगी, क्योंकि गेम के रूल्स यही कहते हैं कि वो मर जाएं और उनके ऑर्गन्स को वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। इधर हम जुनहो को देखते हैं जो कि अपने सीनियर ऑफिसर के पास जाता है और उसे कहता है कि उन्हें वो आइलैंड ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो और लोगों की जानें जाएंगी। अब वो बंदा उसे कमिश्नर के पास ले जाता है और उससे बात करवाता है, लेकिन कमिश्नर का ये मानना था कि वहाँ पर ऐसा कोई गेम चल ही नहीं रहा है, इसीलिए वो उसकी बात नकार देता है और उसकी मदद करने से मना कर देता है। इसके बाद जुनहो चोई को कॉल करता है और उससे कहता है कि उन्हें इस बारे में कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस उनकी मदद करने के लिए तैयार ही नहीं है। चोई कैप्टन के पास बैठा होता है, जहाँ कैप्टन उसे बताता है कि जुनहो यहाँ पे कई बार आ चुका है और वो हर एक दिन उस आइलैंड को ढूंढता रहता है, लेकिन वो आइलैंड उसे कहीं पर नहीं मिल रहा। इधर दूसरा गेम डलगोना शुरू हो जाता है और वो सभी ट्रायंगल को सेलेक्ट करने के लिए लाइन बना लेते हैं। लेकिन सबसे पहले सॉन्ग जब उस कंटेनर को उठाता है तो देखता है कि उसके अंदर जो डलगोना है उसके अंदर बहुत ही गलत ट्रायंगल बना हुआ है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि ये तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, और तभी सॉन्ग की आंखें खुल जाती हैं क्योंकि वो ये एक सपना देख रहा था। इधर जून उस क्रिप्टो वाले बंदे के पास आती है और उसे बताती है कि जब वो हॉस्पिटल में गई थी अपने बच्चे को गिराने के लिए तो उसने उसकी कॉल नहीं उठाई, उसकी वजह से उसके सारे पैसे चले गए हैं, इसीलिए वो इस गेम में आई है। वो बंदा उससे माफ़ी मांगता है और उससे कहता है कि उसका ये मकसद नहीं था कि वो उसे चोट पहुँचाए। इधर थैनोस को हम देखते हैं जो कि अपने क्रॉस से ड्रग्स निकाल के खाता है और जब उसका साथी उससे वो मांगता है तो वो उसे नहीं देता। उसके बाद उन सबको अब दूसरे गेम के लिए ले जाया जाता है, जहाँ सॉन्ग देखता है कि वो दूसरा गेम बिल्कुल अलग है। अब सभी लोग उस पर भड़क जाते हैं और उससे कहते हैं कि उसने तो कहा था कि वो गेम दलगोना होगा, तो सॉन्ग उससे कहता है कि उन्होंने अब शायद गेम चेंज कर दिया है। उन सबको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि वो 5 लोगों की टीम बना ले और एक एक करके वो सभी अपनी टीम बनाने लगते हैं। सॉन्ग की टीम में उसका दोस्त सोल्जर और इन्हो होते हैं और उसके बाद वो जून को भी अपनी टीम में ले लेते हैं, क्योंकि वो उन्हें बता देती है कि दरअसल वो प्रेग्नेंट है। अब धीरे धीरे सबकी 5-5 की टीम बनने लगती है और उस बूढ़ी लेडी और उसके बेटे को कोई भी अपनी टीम में नहीं ले रहा था, इसीलिए वो बूढ़ी लेडी, उसका बेटा और एक ट्रांसजेंडर एक टीम में आ जाते हैं और उनके साथ एक टैरो कार्ड रीडर और एक और लड़की आ जाती है, जिससे उनकी टीम भी बन जाती है। अब उनको उस गेम का रूल बताया जाता है। वो कहते हैं कि उन 5 के पैरों को बांध दिए जाएंगे और उन्हें यहाँ पे 5 स्मॉल गेम्स खेलने होंगे। उन लोगों को डिसाइड करना होगा कि उनका कौन सा प्लेयर कौन सा गेम खेलेगा। गेम नंबर 1 का नाम होता है दागची, जहाँ पर उन्हें एक पट्टे की मदद से दूसरे पट्टे को पलटना था। दूसरे गेम का नाम होता है फ्लाइंग स्टोन, जहाँ पर एक पत्थर की मदद से उन्हें खड़े हुए पत्थर को गिराना था। और तीसरा गेम होता है गोंगी, 2-4 कंकड़ जिसे हम उठाकर हाथों में बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ये वो वाला गेम था। और चौथा गेम था लट्टू, जहाँ पर एक डोरी की मदद से लट्टू फिराना था। और 5वां गेम था जेगी। अब जीतने के लिए इन लोगों को 5 मिनट का टाइम दिया गया था और अब ये सभी डिसाइड करने लगते हैं कि कौन सा प्लेयर कौन सा गेम खेलेगा। इनो सॉन्ग से कहता है कि सॉन्ग तुम किस चीज़ में अच्छे हो, तो सॉन्ग भी सुन के हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि उसे उसका नाम कैसे पता। उसे कहता है कि उसका दोस्त अक्सर उसे उसके नाम से बुलाता रहता है, इसीलिए उसे उसका नाम पता है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देता है और उसके बाद वो सभी गेम के बारे में डिसाइड करने लगते हैं। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड टीम को भेजा जाता है वो गेम खेलने के लिए और वो दोनों टीम ही काफ़ी तगड़ा कम्पीट कर रही थी, लेकिन वो दोनों टीम ही 5 मिनट में वो गेम्स नहीं खेल पाती, इसीलिए उन लोगों को गोलियों से भून के जान से मार दिया जाता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उसके बाद तीसरी और चौथी टीम को बुलाया जाता है वो खेलने के लिए, और जो तीसरी टीम थी वो कोई और नहीं बल्कि वो बूढ़ी लेडी और उस लड़के की टीम थी। उनकी टीम में एक लड़की काफ़ी डर रही होती है,
तो ट्रांसजेंडर उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसे अपने आप पे बस विश्वास रखना है और इस गेम को जीतना है, वरना वो सभी मारे जाएंगे। उसके बाद वो पांचों तैयार हो जाते हैं उसे खेलने के लिए, और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी 3rd और 4th एपिसोड की कहानी। आगे कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।